हेलो एवरीवन। देखो साइंस का क्लास 10th का लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, जो भी बच्चे बोर्ड्स में आ रहे हैं अभी उनको पेरेंट्स बताते हैं भाई आप बोर्ड्स में आ गए हो, डराते हैं, आपको प्रेशर फील होता है कि बोर्ड्स के नंबर हर जगह काउंट होते हैं, हर जगह काउंट होते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। मैं आपको क्लास 10th का ये थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर है। आपकी केमिस्ट्री में टोटल 5 ही चैप्टर हैं। पहली बात तो आपको कम से कम आपके सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें से मैं आपको 2 चैप्टर्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आपका तो सिलेबस ऑलमोस्ट हो ही गया। और मैं एक चीज आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैप्टर कराऊंगी, चैप्टर के साथ साथ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा नेक्स्ट डे या जब भी ऑल्टरनेट में वीडियोस बनाऊंगी ऑल्टरनेट डेज में, तो आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी दूंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि भाई बोर्ड्स आ गए एकदम हड़बड़ी से कि एक ही दिन में सब पढ़ लेना है। बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ो। पूरा साल है आपके पास। टर्म 1 टर्म 2 सब डिवाइडेड है आपका, टर्म के अकॉर्डिंग चैप्टर्स करने हैं। फर्स्ट टर्म में कौन सा आ रहा है, सेकंड टर्म में कौन सा आ रहा है, देखो इस साल की नीति क्या होगी। ठीक है, क्योंकि कोविड का कोई भरोसा नहीं है। तो बिल्कुल प्रेशर नहीं फील करना है, आपके लिए बिल्कुल लेके आई हूँ पूरा चैप्टर, आपको एक ही उसमें कंप्लीट करा दूंगी। और बिल्कुल परेशान मत होना कि बोर्ड्स आ गए हैं, आप पेरेंट्स कहते हैं ये चैप्टर, इसके नंबर हर जगह ऐड होते हैं, हर कोई पूछता है बोर्ड्स में कितने नंबर हैं। क्योंकि मैट्रिक की जो मार्कशीट होती है बहुत जगह लगती है। ठीक है, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली, बहुत ही हर एक चीज कवर कराऊंगी इसमें। एनसीईआरटी का तो मतलब एनसीईआरटी तो घोट के पिला दूंगी आपको, बस आप ये याद रखना। एनसीईआरटी तो आप मतलब पी के जाओगे, अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे एनसीईआरटी तो घोट के पी जाओगे आप। ठीक है, तो दिस इज प्रीति पांडे, आपके लिए क्लास 10 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर लेके आई हूँ। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई प्रेशर नहीं फील करना, मम्मी पापा को बोलने दो, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो। 1 घंटा वीडियो देखनी है, नेक्स्ट डे उसके एक्सरसाइजेस सोल्यूशंस लगाने हैं। आज ही मन है लगाने का, एनसीईआरटी की बुक उठाओ, लगा लो एक्सरसाइज। कल जब उसका रिवीजन आपको कराऊंगी एक्सरसाइजेस का, तो साथ साथ देखते चलना राइट आंसर मार्क कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो साइंस का आपका जो ये क्लास 10th की साइंस कराऊंगी और इसमें मेनली आपकी केमिस्ट्री के पोर्शन कराऊंगी। फिजिक्स का देखूंगी, सब पता है मुझे, नॉलेज है ऑब्वियसली, बट बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ जेई तक के लेवल के लिए, नीट के लिए। नेट का भी मैंने पढ़ाया है, बट नेट का अभी बंद कर दिया क्योंकि खुद का नेट का पेपर नहीं निकला, तो मैंने नेट का बंद कर दिया। इसीलिए क्योंकि वही है, जब खुद नहीं निकाल पा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि फिर वही है ना, बोलेंगे कि आप नहीं निकाल पाए तो पढ़ा कैसे रहे हो उस चीज का। तो जो किया है, जिसमें उपलब्धि हासिल की है, आईआईटी जैम का पेपर निकाला है आईआईटी का, तो आईआईटी लेवल का ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ताकि नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंसान को जो जिसने किया नहीं वो चीज वो करवा नहीं सकता, नॉलेज होनी चाहिए उसकी। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको कोई पूछता है कि ये चीज क्या है, तो आप कैसे बता सकते हो। आपसे कोई पूछे कि बताओ आसमान कैसा दिखता है, आसमान क्या है। ठीक है, दिखता नहीं, मान लो कोई आपसे पूछे आसमान क्या है, तो आसमान, आप उसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता होंगी तभी आप बता सकते हो कि आसमान क्या है। हाँ बच्चों, मैं बीच में रोक रही हूँ, एक बात ध्यान रखना, जो भी मेरे चैनल में नया आया है या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो पसंद आए, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हो कि आसमान क्या है, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता है, आपको पता है कि वो दिखता कैसा है, अगर आपको गुण पता है उसके, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि हाँ भाई आसमान नीले कलर का होता है, आसमान अनंत होता है, आसमान रात में कुछ और कलर दिखता है, सुबह कुछ और कलर दिखता है। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि आसमान ऐसा है। ठीक, वैसे ही हम कैसे बता सकते हैं मेटल और नॉन मेटल क्या है। तो मेटल्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज से बता सकते हैं। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब देखने में कैसा है,
फिजिकली क्या क्या वो प्रॉपर्टीज है उससे बता सकते हो। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज तो जरूर ही पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हम मेटल्स की और नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे। ठीक, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होती है। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं नेचर के। पहले पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे रेड अच्छा रहेगा तो रेड चूज करती हूँ। ठीक है, देखो मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक, अब वही बात मैंने आपको बोली, आप कैसे बता सकते हो कोई भी चीज सॉलिड है लिक्विड है, कैसे बता सकते हो? आपको पता हो वो दिखती कैसी है, उसको छू के फील कैसा होता है, ठीक, उससे बता सकते हो। तो मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, बहुत ही सॉलिड होते हैं। लेकिन साथ साथ देखो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट लिख रखा है। इस एक्सेप्ट का मतलब है ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। जहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है ये सारी एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। कोटा फैक्ट्री सीरीज आपने देखी होगी, आपको पता ही होगा कि भाई वो परेशान रहता है बंदा, कि पांडे परेशान रहता है कि कैसे एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में तो ये रूल पढ़ लो, बोहर पढ़ लो, उसके बाद रदरफोर्ड आ जाते हैं, रदरफोर्ड के बाद डी ब्रॉगली अपना कॉन्सेप्ट बताने लगते हैं। अभी 11th 12th जब पढ़ोगे तब पता लगेगा कि केमिस्ट्री क्या होती है। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो मेटल्स में एक्सेप्शन जरूर याद रखने हैं, क्योंकि एक्सेप्शन पूछ लेता है कभी कभी, सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है। मेटल की कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट आपसे ये पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। हाँ, मेटल को तो आपने बोला है कि सॉलिड है, मेटल तो आपने बोला है सॉलिड है, गैस लिक्विड तो होते नहीं है। लेकिन लो एक्सेप्शन बता दिया, लिक्विड के मेटल कैसी होती है, सॉरी मरकरी कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। लो आपने तो डेफिनेशन बताया मैम, आपने तो मैम डेफिनेशन बताया कि वो सॉलिड है। क्यों मैम, क्यों? ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको लर्न रखना पड़ेगा। ठीक है, और बताओ मेटल क्या होते हैं। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब एक्सेप्शन साथ साथ पढ़ लो। ऐसे कौन से मेटल है जो हार्ड नहीं होते हैं? 3 मेटल ऐसे, लिथियम पोटेशियम एंड सोडियम। ऐसे 3 मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। वो कौन से हैं? लिथियम पोटेशियम एंड सोडियम। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल कैसे बता सकते हो मेटल क्या है? मेटल लस्टर होता है, शाइनी होता है। लस्टर मीन्स क्या होता है, शाइनी होता है। ठीक है, तो अब शाइन आपने कैसे बता दिया, शाइन। गोल्ड जो आपने पढ़ा है ना, गोल्ड और सिल्वर, जिनके क्या बनती है, ज्वेलरीज बनती हैं, जिनकी ज्वेलरीज बनती हैं। ठीक है, तो ज्वेलरीज आप तभी पसंद करते हो जब वो बहुत शाइनी होती है। ज्वेलरीज आप तभी आप पसंद करते हो, वही ज्वेलरी आप लेते हो जिसमें चमक ज्यादा होती है, जिसमें क्या होती है, चमक होती है, आपको अच्छा लगता है, चमकीला हो, कुछ चमकीला हो, वही चीज आप लेना पसंद करते हो। तो मेटल्स क्या होती है, उनके पास लस्टर प्रॉपर्टी होती है। और मेटल कैसे होते हैं, कोई और मेटल क्या बता सकते हो मेटल के बारे में? मेटल मेलिएबल होते हैं, वो मैंने इन सब में साथ साथ इनकी डेफिनेशन भी लिख दी है। आपको कोई बोलता है मेटल मेलिएबल है, अब आपको मेलिएबल पता ही नहीं, मेलिएबल क्या है? मेलिएबल मतलब जिनको हम हीट के बीटेड इनटू थिन शीट्स, मतलब हीट के पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अगर आप लोहे को मारोगे तो पतली पतली लोहे की पतली पतली शीट्स भी तो होती है। देखो ना, लोहे बहुत तरीके के फॉर्म में होता है, रेलिंग्स में यूज होता है, लोहे के पाइप होते हैं, लोहे के हर तरीके का लोहे का यूज देखते हो आप, हर तरीके का लोहे के तवे होते हैं, है ना। तो मतलब लोहे को हम लोहे का ऐसा, लोहा क्या है, सॉलिड है और मैलिएबल भी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, लोहा हम बता सकते हैं कि मेटल है, क्योंकि लोहा कैसा, सॉलिड भी है, हार्ड भी है। तो अगर हम उसको अच्छे से वो कर दे तो वो लस्टर भी, शाइन भी करेगा, और फीड दें तो मैलिएबल भी होगा। इसके वायर भी बना सकते हैं, थोड़ा पतला करते वायर भी बन सकते हैं। ठीक है, और डक्टाइल मतलब प्रॉपर्टी आना, ध्यान रखना कि मीनिंग क्या है। डक्टाइल मतलब जिनको हम मतलब जिनके हम वायर्स बना सके पतले पतले। ठीक है, जो हम वायर यूज करते हैं ना घर पे, वो क्या कॉपर के बने होते हैं ज्यादातर वायर्स, मतलब उनकी कंडक्टिविटी ये अच्छी होती है। अभी आगे बताऊंगी आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी, वो मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये भी बताऊंगी आपको। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अब क्या है, गैलियम और सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये याद रखना है, एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है कि लो मेल्टिंग मेटल के लो मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। वो दो ही केस है गैलियम और सीजियम का। अगर गैलियम को हाथ मिलोगे ना वहीं पिघल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, गैलियम को हाथ में लोगे वहीं पिघल जाएगा। ठीक है, और मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
हाई होता है, मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस क्या होता है, मतलब जो टन की आवाज देते हैं। जैसे आप लोहे को मारते हो ना, टन की आवाज लगता है, कान में चुभती है जो आवाज, है ना। यहाँ पे घंटा बजता है मंदिर में, टन की आवाज आती है ना, टन 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 आवाज आती है, तो सोनोरस बोलते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होती है सोनोरस। ठीक है, ये पढ़ लिया। ये आपको जितनी प्रॉपर्टीज है गिन लो, ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज है, गिन लेना आप। मेटल की टोटल मैंने आपको 10 मतलब सारी प्रॉपर्टीज कवर कर दी। ये 9th प्रॉपर्टी है कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बेस्ट कंडक्टर एग्जाम्पल क्या है इसकी, सिल्वर और कॉपर, बताया ना। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी या हीट में भी काम आता है। ठीक है। पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मर्करी। ये या ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी, अब पता है केमिस्ट्री मैंने आपको बोला है एक्सेप्शन के बारे में है, तो कुछ तो ऐसे होंगे ही एक्सेप्शन पूरी पीरियोडिक टेबल में जो पुअर कंडक्टर होंगे। वो दो ही है, एक आपका लेड है और एक मरकरी है। मरकरी बता दिया क्यों, क्योंकि मरकरी एक्सेप्शन पहले ही है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है। पहली बात ये है। और दूसरा इसका एक्सेप्शन क्या पाया गया कि एक, और ये क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, फिर भी ये मेटल है। ध्यान रखना, फिर भी ये मेटल है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टी मैच करती है, बस दो ही प्रॉपर्टी इसकी मैच नहीं कर रही, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाला गया है। ठीक। अब देखो प्रॉब्लम ये देख लो कि हम ये मेटल का, ये क्या है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है लैब में कंडक्ट कराने के लिए कि आप कैसे बता सकते हो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। हमने क्या क्लैंप रख दिया, क्लैंप में बीच में वायर लगा दिया, नीचे बर्नर लगा दिया। बर्नर क्या है, आग देता है, और जब हम मेटल वायर को हीट करेंगे तो मतलब ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल गया, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, आसानी से हीट पास हो जाती है। ठीक है। अब एक देख लो, मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी, ये 10th प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। मेटल क्या है, 10th कंडक्टर वो है, 10th है आपका इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी। ठीक। तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, ज्यादा तेज प्रेस कर दिया ना, इससे बैक हो जाता है। तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छा कंडक्टर। अब ये सेटअप है, ये सेटअप है कि कैसे आप ये जो एक्सपेरिमेंट है घर में भी कर सकते हो। वैसे तो ये लैब में करके बताया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में जैसे कोविड, तो स्कूल खुल गया है, मान लो पिछले साल बच्चों को अगर ये एक्सपेरिमेंट करना था खुद से कि कैसे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये घर पे भी कर सकते। छोटी सी बैटरी जो नहीं मिलती है ड्यूरेसेल की बैटरी, बैटरी ले लो, बल्ब ले लो, और स्विच की जगह आलपिन लगा सकते हो। यहाँ पे 2 क्लिप्स लगी हैं, ऐसा सेटअप बना लो, और बल्ब क्या जल उठेगा यहाँ पे। ठीक है। और गुड कंडक्टर क्या है, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम सिल्वर को जनरली घर में सिल्वर की वायर्स में यूज करते हैं। और सिल्वर का जो एलिमेंटल जो सिंबल होता है Ag। ठीक है। कॉपर क्या है, कॉपर वायर सस्ती होती है, इतनी महंगी नहीं होती, इसलिए हम इसको डेली लाइफ में इनको यूज करते हैं, कॉपर की वायर्स को। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखो मेटल की डेफिनेशन देखिए। मेटल की डेफिनेशन आसान है, क्या है, हम अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम बता सकते हैं क्या डेफिनेशन है। अगर आप इसको नहीं भी देखो, छुपा लो अगर आप इसको, तो बता सकते हो क्या है। मेटल, ऐसे मेटल होते हैं जो हार्ड होता है, और सॉलिड होते हैं मेटल, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, हीट पास करवा सकते हैं उसमें, है ना, इजीली हीट पास हो जाती है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अब इसी से बन गई आपकी डेफिनेशन, a type of solid substance that is usually hard, shiny and that conduct electricity। और यहाँ पे हीट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हीट भी लिख दोगे, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दोगे। ठीक है, that are good conductor of heat and electricity लिख सकते हो। ठीक। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी मेटल की। मेटल आपका टॉपिक कवर हो गया। अब ये तो हमने क्या देखी है, जितनी भी मैंने आपको ये कराई फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की। हाँ, केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। ठीक। तो हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की, अगर हम उनकी रिएक्शन कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ, मतलब पानी के साथ, O2 के साथ, अभी पढ़ेंगे आगे, फिर डिस्कस कराऊंगी आपको, आइडिया दे रही हूँ। ठीक। अब देखो ये एक्वा रिजिया, आपने देखो एक चीज आपको याद है कि वो पहले ठगी होती थी, पहले ठगी मतलब ठग लेते थे कि गोल्ड का, और आते थे गांव में जाते थे। आज भी जिनको नहीं पता होता है वो ठगे जाते हैं, ऐसे बोलते थे कि गांव में कि अपना गोल्ड ला दो, उनको हम साफ कर देंगे, गोल्ड में
साफ कर देंगे। बहुत पुराना अगर आपका गोल्ड रखा है तो उसको साफ कर देंगे। एक्चुअली में वो सच में साफ कर देते थे। सच में साफ करने का क्या मतलब है, वो गोल्ड को इस एक्वा रेजिया के सोल्यूशन में डालते थे, मिक्सचर में डालते थे, और जब उसको डालते थे तो थोड़ा अमाउंट गोल्ड का वो डिजोल्व हो जाता था, और जब उसकी परत गोल्ड की एक लेयर उतर गई और उनको दे दिया। अब भाई वो नापते तो थे नहीं तब सोने को, क्योंकि सोने को नापने के लिए जो हम वेइंग मशीन यूज करते हैं उसमें नहीं कर सकते ना सोने को, है ना। सोने के लिए जो 10 ग्राम 20 ग्राम ये अगर आपको नापना है तो जो सोनार के यहाँ कभी जाएंगे तो छोटी छोटी मशीन रखी होती है, हाँ, उनको मेजर करने की वो यूज आती है। ठीक है, तो ऐसे आप अब एक्वा रेजिया का मिक्सचर क्या है, एक्वा रेजिया आपका HCl और HNO3 से मिलके बना है, HNO3। अब बहुत बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं HNO3 और H2SO4 में। वो क्या कर देते हैं, जब उनसे पूछे एक्वा रेजिया क्या होता है तो वो अक्सर HNO3 की जगह H2SO4 बता देते हैं। मैंने आपको बताया केमिस्ट्री के एसिड के 3 ही राजा हैं, एक H2SO4, एक HCl और एक HNO3। 3 ही हैं, एक HCl है, एक HNO3 है और एक H2SO4 है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, राजा वही होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता ही है ना, जो पावरफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्वा रेजिया में H2SO4 का कोई काम नहीं है, HCl और HNO3 के मिक्सचर से बना है। ठीक, ध्यान रखना। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका जो इसमें होता है वो H2SO4 होता है, फिर HCl होता है, फिर HNO3। ध्यान रखना, पहला H2SO4 यूज ही नहीं कर रहे हैं, HCl और HNO3 यूज कर रहे हैं। इसका रेशियो क्या होता है, 3:1 में यूज करते हैं। ठीक है, मिक्सचर ध्यान रखना। अब देखो इसमें लिखा क्या है, लैटिन फॉर रॉयल वाटर। इसको एक्वा रेजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, पहली बात तो ये क्या है, कैसे हम इसको पहली बात कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, सिर्फ अगर हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid लेना है एंड concentrated nitric acid, दोनों ही concentrated फॉर्म में लेना है और उसका रेशियो 3:1 होगा, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, क्या काम आता है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। मतलब अगर आप सिर्फ HCl में AU को डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, या सिर्फ HNO3 में आप AU को डिसॉल्व करोगे तो इतनी एफिशिएंटली नहीं होगा। लेकिन जब आप इन दोनों का मिक्सचर बना दोगे, मतलब जिसमें, और मिक्सचर कैसा हो, HCl प्लस HNO3 दोनों ही मिले हो और रेशियो कैसा हो, 3:1 हो। याद रखना, उल्टा पुल्टा मत करना, ऐसे ही याद रखोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बच्चे ना उल्टा पुल्टा कर देते, HNO3 HCl बोलो, फिर तो कंफ्यूजन होगी ना। एक तरीके, एक पैटर्न से किसी चीज को याद रखोगे तो वो याद रहेगी और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, इस पैटर्न में याद रखो। HCl HNO3 का मिक्सचर लिया। अब ये क्या काम आता था, एक्वा रेजिया इज हाईली कोरोसिव, बहुत कोरोसिव है। मतलब कोरोसिव का क्या मतलब है, कोरोसिव पहली बात तो ये ना मेटल्स की कोरोसिव मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है। अब आयरन क्या होता है, आयरन आपने पता है रस्टिंग हो जाती है, उसे कोरोसिव भी बोलते हैं, मतलब जंग लग जाता है। ठीक है, तो जंग आपको पता है किसकी प्रेजेंस में लगता है, O2 और मॉइस्चर, मतलब पानी की प्रेजेंस में ही लगता है। लेकिन अगर हम HCl और HNO3 डाल देना तो तुरंत ही पिघल जाएगा, इसीलिए इसे फ्यूमिंग लिक्विड भी बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब बोला जा रहा है एक्वा रेजिया ऐसे बहुत नामचीन या बहुत ही कम ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्यों क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि प्लैटिनम बहुत मतलब रिएक्टिव नहीं है, इसका नेचर नहीं है लड़ाई झगड़ा करना या रिएक्ट होना, हर किसी से बात करना, शांति से रहता है, इनर्ट है ये। लेकिन अगर हम प्लैटिनम मेटल को, प्लैटिनम का थोड़ा सा मेटल इसमें इस मिक्सचर में डाल दें तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है ये। पावर समझो इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर इस मिक्सचर को हम डाल देते हैं। ठीक है, तो एक्वा रेजिया है क्या, ध्यान रखना, HCl HNO3 का मिक्सचर है। एक्वा रेजिया काम आता है गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मिक्सचर। अब हम मेटल्स हमने कवर कर लिया, नॉन मेटल्स पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करें, जैसे हमने मेटल की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, सिमिलरली हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज ध्यान रखो, नॉन मेटल्स क्या है, जैसे मेटल मैंने बताया आपको, मेटल का जो नेचर होता है, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं,
हार्ड होते हैं, वैसे ही जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड के एग्जाम्पल के कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस दे रखे हैं, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। लिक्विड के क्या है? ब्रोमीन गैसेस, सॉरी ब्रोमीन है। और गैसेस के क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ध्यान रखना, नॉन मेटल ऐसा नहीं है, नॉन मेटल लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। ध्यान रखना, जैसे मेटल हार्ड होते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मेटल जैसे वो क्या था, उसमें लश्चर था, तो इसमें लश्चर नहीं होगा, डू नॉट हैव लश्चर। उनमें जैसे मैलिएबल थे, आर नॉट मैलिएबल, आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स which are solids and liquids have low melting point, ठीक है। उसमें जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट था, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। गुड कंडक्टर मेटल्स क्या थे? गुड कंडक्टर थे। नॉन मेटल्स क्या है? बैड कंडक्टर है। ध्यान रखना, जस्ट ऑपोजिट। नॉन मेटल्स क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्शन साथ साथ याद रखना, ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे देखो, एक चीज यहाँ पे ये बतानी थी, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होंगे, लेकिन एक को छोड़ के। डायमंड, डायमंड आपका नॉन मेटल है, लेकिन एक्सेप्शन ये क्या है कि डायमंड पूरी अर्थ में एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है। डायमंड से हार्ड, तो डायमंड होते हैं वो हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ होते हैं। अब हार्डेस्ट मटेरियल क्यों है, ये ध्यान में रखना। हार्डेस्ट मटेरियल इसलिए है क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, डायमंड का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, डायमंड के स्ट्रक्चर की वजह से वो हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ में, ठीक है। ध्यान रखना, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, कोई भी रीजन पूछेगा क्या बताओगे? हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड क्यों है? स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक। वैसे ही जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट क्यों कंडक्ट करता है और कोई नॉन मेटल क्यों नहीं करता? बताओ, आंसर पता है आपको? नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट करता है, क्यों? स्ट्रक्चर की वजह से। आंसर ध्यान रखना, स्ट्रक्चर की वजह से। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ग्रेफाइट का कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है, ध्यान रखना। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड one of its valence electron is free, so that electron helps in conducting electricity. जैसे आपको बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, मतलब जब उन्हें मारते हैं ना, टन टन की आवाज आती है। जो मंदिर में घंटा होते हैं मेटल्स के बने होते हैं, पता ही है हमें, तो टन टन की आवाज आती है उनसे, है ना। तो नॉन मेटल्स क्या है? आपको बता ही दिया है, जस्ट मेटल्स के ऑपोजिट होते हैं। तो जब मेटल्स के ऑपोजिट है तो इसका मतलब क्या है कि उनमें टन टन की आवाज नहीं आएगी, आर नॉट सोनोरस, तो सोनोरस नहीं होंगे। तो अब आपसे कोई भी नॉन मेटल्स की डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे? नॉन मेटल की डेफिनेशन बताओ, क्या बता सकते हो? नॉन मेटल इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस, जैसे उसमें थी ना, इसकी डेफिनेशन मैंने अलग से नहीं लिखी ताकि आपको पता चल जाएगा, प्रॉपर्टीज पता है तो आप नॉन मेटल की डेफिनेशन बता। इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चाहे तो एक दो प्रॉपर्टी आप और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नॉन मेटल इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है, एंड दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता है, कोई भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप ये ऐसी डेफिनेशन लिखोगे, साथ साथ प्रॉपर्टी भी मेंशन कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको फुल एग्जाम्पल्स कराए हैं, एक्सेप्शंस भी बताए हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, हर एक चीज कवर कराई है। डायमंड क्यों हार्डेस्ट है बता दिया, स्ट्रक्चर की वजह से। ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी जो नॉन मेटल्स है वो क्यों नहीं करते हैं।
ग्रेफाइट ही क्यों करता है? स्ट्रक्चर की वजह से। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ऑब्वियसली करंट बहेगा ना उसमें। समझ आ गया? अब चलो केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के डिस्कस करते हैं। देखो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, एक बार फिर बोल दे रही हूँ, जो भी मेरे चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर होगा वीडियोस देखने से। और बिल्कुल फ्री है, कोई भी कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही मेहनत से बना रही हूँ। सारा कंटेंट एनसीईआरटी से ला रही हूँ, ताकि मतलब जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको भी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, बिहार बोर्ड उनको भी एनसीईआरटी पढ़नी है। थ्रू आउट इंडिया में पता है ये करिकुलम एनसीईआरटी बोर्ड का ही है, तो पूरा एनसीईआरटी कवर करा है इसमें। ठीक है, अब देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखते हैं। मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंटल फॉर्म में है, तो एमओ टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, तो वैसे वैसे यहाँ पे कुछ कुछ लगा होगा, तो ऐसा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, XM और XO2। तो यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे सॉरी YO2 अलग अलग होगा। तो मेटल की रिएक्शन कराते हैं। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? जनरल जो बनता है वो मेटल ऑक्साइड बनता है। ये आपका मेटल ऑक्साइड। अब एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम कॉपर को हीट करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। मतलब कॉपर की रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में, पता है ऑक्सीजन कभी भी लिखेंगे O2 फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में लिख रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है। एयर भी कभी आपको किसी क्वेश्चन में बोलता है ना कि कॉपर रिएक्ट्स विद एयर, तो एयर का मतलब वहां पे आपको एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन की ही बात हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की ही बात हो रही है, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है, एयर की ही बात हो रही है। तो कॉपर रिएक्ट्स विद एयर या कॉपर रिएक्ट्स विद O2, तो ये आपका CuO ही बनेगा। When aluminium is heated, it combines with oxygen to form aluminium. एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई O2 के साथ, तो Al2O3 कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है +3 होती है, ऑक्सीजन की क्या है? -2 है, तो क्रिस क्रॉस हो जाती है ना यहाँ पे, आपको पता है। तो यहाँ पे Al के साथ 2 आ जाएगा, O के साथ 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम यही है, इसकी -2 होती है, इसकी +2 होती है, तो Cu2O2 बना था। अब सेम सेम होती है तो क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला में कट हो जाता है, तो CuO बना था, कॉपर ऑक्साइड बना था आपका। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की समझ में आई। कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सारे डिस्कस कराएंगे, जितनी भी आपकी बुक में मेंशन है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी उठा के आपको देखनी नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखो। सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। कुछ मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर के, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। क्योंकि अगर हम उनको पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो बेस बनाते हैं। पहले देखो ऑक्सीजन के साथ, फिर देखेंगे पानी के साथ। ऑक्सीजन पानी ऐसे करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हमने NO की रिएक्शन करा दी O2 के साथ, तो Na2O कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, Na2O की पानी के साथ करा रहे हैं तो NaOH बन गया। देख लेना क्या है, अगर हम सिंपल मेटल के ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो Na2O बन जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है, और O2 का क्या है? -2 है। क्रिस क्रॉस कर दो इसकी, बिल्कुल कंफ्यूजन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट याद है ना आपको, तो कोई भी रिएक्शन में दिक्कत नहीं होगी। क्रिस क्रॉस कर दो, Na के पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की साइन नहीं लिखना कभी। ठीक है, Na2 और O आ जाएगा, O आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 है तो Na2O आ गया, इसका कोई मतलब होता नहीं है। ठीक, Na2O की ऑक्सीजन H2O के साथ रिएक्शन करा दी पानी के साथ, तो NaOH बन गया। मतलब NaOH क्या है? बेस है। NaOH क्या है? बेस है। आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर, इसके पहले वाला चैप्टर 2 कराया ही हुआ है, तो आपको पता है क्या एसिड है और क्या बेस है। ठीक है, डिस्कस करा रखा है, देख लेना। पोटेशियम की रिएक्शन O2 के साथ कराई है तो क्या बनेगा? K2O बनेगा। K2O की रिएक्शन H2O के साथ कराई है तो क्या बनेगा? KOH बनेगा। ठीक, KOH क्या है? ये भी बेस है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर कराया और डिस्कस करा रखा है आपको। ठीक, सम मेटल ऑक्साइड्स विद एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। कुछ मेटल ऑक्साइड जिनके पास एसिडिक
एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये इनके एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, बहुत मैं बोला है ना, ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जिनके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज के सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये वाली सॉरी Al2O3 और Al2O3। इसके पास क्या है, बेसिक और एसिडिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो Al2O3 बेस्ट एग्जाम्पल हो गया किसका, एम्फोटेरिक का। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक का दो सब्सटेंसेस which shows both type of properties of acids and bases। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है, Al2O3 है। अब देखो Al2O3 आपका क्या है, बेसिक है, उसको HCl के साथ रिएक्शन करा दी तो LCl3 बनाएगा और पानी निकल गया। ठीक है, जब हम किसी भी बेस को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, ये वाटर तो है, Al2O3 एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, ये क्या है, NaLO2 सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, पानी तो बना ही हुआ है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरीके की रिएक्शन को वैसे आगे आप पढ़ोगे, इस तरीके की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस तरीके की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखो द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी डिफरेंट हो डिफरेंट मेटल्स के साथ ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट लिखा रखे मैंने, 6 पॉइंट्स हैं। ठीक, मेटल विद पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन and catch fire if kept in open, hence they are stored in kerosene to prevent burning। तो अगर हम मेटल की रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ, मेटल हमने ले लिया कौन सा, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में। ये रिएक्शन आपको करा दी है शायद मैंने, एक सेकंड बैक करते हैं। हाँ, नहीं ये नहीं कराई है, सोडियम की कराई O2 के साथ Na2O बना था। ठीक है, मैग्नीशियम का नहीं कराया, मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन हम कराते हैं O2 के साथ तो बनता है MgO। और MgO क्यों बन रहा है, क्योंकि Mg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और O2 आपका -2 में होता है, O2 आपका -2 में होता है, तो +2 -2 बताया ना, 2 दोनों आ जाएगा तो MgO टाइप का आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब क्या होता है MgO, अगर MgO क्या है कि अगर हम अगर हम मैग्नीशियम का रिबन बोलते हैं, मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम क्या एक रिबन ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्या ये मेटल ही है, रिबन ले लेते हैं और इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, जलाएंगे तो ये क्या करता है, लाइट ब्राइट कलर की लाइट बिखेरता है, जिससे ना हम थोड़े समय के लिए अंधे मतलब थोड़े समय के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे हम सूरज को देख लेते हैं ना तो थोड़े समय के लिए सब अंधेरा दिखाई देता है, तो वैसे ही जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, मैग्नीशियम या सोडियम को जलाते हैं तो क्या होता है, सॉरी हीट नहीं करना है, पता नहीं कहाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। मैग्नीशियम या सोडियम को जब हम लाइट की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन को, फिर से बार वही बोल रही है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को या फिर सोडियम को जब हम सिंपल एयर बाहर रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में रख देते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रख देते हैं। ये O2 मैंने आपको पहले ही बताया था, O2 मतलब कि एयर में रख दिया, एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, वो तुरंत जल जाता है, तुरंत विगरसली रिएक्ट विगरसली, मतलब तुरंत जलने लगेगा, तुरंत जल जाता है
और क्या करता है, इतनी हीट प्रोड्यूस करता है ना। ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। साथ साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट बताते जा रही हूँ। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हेंस दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसीलिए हम मैग्नीशियम या सोडियम मेटल को बाहर नहीं रख सकते, मतलब नॉर्मल जैसे लोहा पड़ा रहता है ना, वैसे नहीं रख सकते। इसलिए हम इसे केरोसिन में रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप एयर के कांटेक्ट में लाते हो विगरसली वो बर्न हो जाता है मैग्नीशियम का रिबन, और इतनी ब्राइटली बर्न होता है कि बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और थोड़ी देर के लिए आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, और ऐसे अपना क्या करता है, मैग्नीशियम अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को देके एमजीओ टाइप का कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक, इसीलिए हम इसको केरोसिन में रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे, अपना स्टेबल उसमें पड़ा रहे। ठीक है, सिमिलरली आपका सोडियम भी है, सोडियम की रिएक्शन आपको दिखाई दी है। मैग्नीशियम इज हीटेड, इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम। अब ये पूरा मैंने आपको बता दिया ना, यही लिखा है कि मैग्नीशियम को जगह हम हीट करेंगे, ये हीटेड वाला या बर्न वाला भी अच्छा है, या सिंपल अगर आप हीट नहीं भी करोगे, सिंपल आप एयर के कांटेक्ट में ले आओगे तो भी वो भर भर तुरंत जलने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो ये बहुत ही ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, बहुत ही ब्राइटली बर्न होता है, बहुत ही ब्राइटली बर्न होता है। ठीक है, इफ आयरन इज हीटेड इट ग्लोज ब्राइटली। अगर हम आयरन को हीट करते हैं तो वो, आपने देखा है ना, जब हम देखा होगा लोहार की दुकान में, जब वो डालता है, स्ट्राइक करता है हीट को, जलाता है आयरन को, तो वो रेड कलर का ग्लो करता है ना, तो वो ब्राइटली ग्लो करता है। कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न बट फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो वो जलता नहीं है, वो ब्लैक कोटिंग बना लेता है कॉपर ऑक्साइड की। मैंने बताया था कॉपर और ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्ट कराया तो कंपाउंड बना था CuO, यही है, ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर बना देगा। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये मैंने बताया था ना, ये थोड़े इनर्ट टाइप के हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, शांत प्रभाव के हैं। एक्वारेजिया में गोल्ड को हम डिजोल्व करते हैं, एक्वारेजिया में तुरंत रिएक्ट करने लगता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर में, और सॉरी ऑक्सीजन के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी इतनी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, some metals like magnesium, aluminium, zinc, lead etc. form an oxide layer। ये सब जो होते हैं ना, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, which prevents further oxidation, जिसकी वजह से फर्दर क्या होता है, इनको ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसे हम कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। इन मेटल्स को हम सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स भी कहते हैं। सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स कौन से हैं आपके? हैं Mg, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है। ये 4 मेटल्स हैं, सेल्फ प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेते हैं अगर आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कोई भी मेटल, मान लो Mg का ये मेटल है, तो Mg का मेटल है, सॉरी Mg की जगह Al का ले लो, बढ़िया रहेगा। Al का ले लिया, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन की एक ऐसी अपने ऊपर लेयर बना देता है, ये इसे बोल देते हैं मेटल ऑक्साइड बन गया। और Al2O3 जो कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड बना लेता है, और इसी मेटल को हम कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिंग लेयर, जो अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन मेटल का पानी के साथ। पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है? वैसे तो ये मैंने कराया ही है आपको ये वाली स्लाइड में, बट ये यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है, स्लाइड में आपको कराया है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल कराए हैं। कौन सी स्लाइड में? यहाँ पे देखो, ये वाला कराया है ना। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराई है, जब पहले O2 के साथ कराया, फिर ही मेटल ऑक्साइड को फिर पानी के साथ कराया। तो अभी आपको जो कराऊंगी वो डायरेक्ट मेटल का पानी के साथ रिएक्शन। ठीक है, आपने क्या लिया? मेटल लिया, मेटल को पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और रिलीज होने का साइन ऐसे होता है, अपवर्ड साइन होता है। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में जब कोई रिएक्शन लिखी होगी, अभी आपको बताती हूँ आगे, ऐसे अपवर्ड साइन होगा, उसे हम बोलते हैं गैस। सिमिलरली मेटल ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन करा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अभी आपको बताया था जैसे NaOH फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, वही है। तो ये क्या है? ये बेस है, आपको पता है। और ये आपका सिंपल, ये आपका रिएक्शन के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ पे पानी भर दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई।
यहाँ पे जब आपकी रिएक्शन हुई, यहाँ से गैस निकली H2 गैस और बुलबुले उठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की। सोडियम की जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं NaOH बनता है। ये सारे बेसिस है, ध्यान रखना। इसके पहले आपको चैप्टर करा चुकी हूँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो आपको आइडिया फुल होना चाहिए। आपका रिवीजन भी हो रहा है, कौन बेस है, कौन से बेस है, कौन एसिड है। ठीक है, साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है आपका। KH2O के साथ रिएक्शन करेगा KOH, ये भी बेस है। NaOH, KOH ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है। कैल्शियम ऑक्सीजन सॉरी पानी के साथ रिएक्शन कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम के H2O के साथ कराया, Al2O3 बन गया। आयरन की पानी के साथ कराया, Fe2O3 बन गया और हाइड्रोजन गैस सब में रिलीज होगी। यहाँ पे ऐसा साइन लगा लेंगे, केमिस्ट्री में ऐसा साइन लगा होता है, इसे हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक, रिएक्शन विद वाटर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इन वाटर इज डिफरेंट। अब ये जो है ना, ये वाले देखो, जैसे आपको बताया था ना सोडियम और पोटेशियम, आपको बताया था सोडियम और मैग्नीशियम एयर की प्रेजेंस में बहुत जलने लगता है तुरंत, तो यही है। सोडियम और पोटेशियम को भी अगर हम पानी में डालते हैं ना, तो वो तुरंत ही आग पकड़ लेता है। अब ये बताओ कि जब हम सोडियम पोटेशियम को स्टोर किस में करेंगे? अब इसको ना ही ऐसे रख सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। सोडियम को आप नॉर्मल रख दोगे, एयर के कांटेक्ट में आते ही जल जाएगा। पोटेशियम को नॉर्मल रख दोगे, एयर के कांटेक्ट में आते ही आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम जलने लगता है, आपने देखा ही है पहले। ठीक है, तो कैसे रखोगे, बताया है ना वहाँ पे कि कैरोसिन में रखना है। देखो ये वाली स्लाइड बताया है आपको यहाँ पे कि जो भी मेटल्स हैं आपके पोटेशियम और सोडियम, हम खुला इनको नहीं छोड़ सकते, इनको हम कैरोसिन में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जलने लग जाते हैं, तो ना जले उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इन्हें कैरोसिन में रखते हैं। यहाँ पे बता रहा है सोडियम है, पोटेशियम है, इनको हम पानी में नहीं रख सकते। अगर पानी में रख दिया तो तुरंत ही जल जाएगा, ये तुरंत ही जल जाएगा। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली with cold water to form sodium hydroxide and hydrogen and catches fire, तुरंत ही आग लग जाती है। तो फिर किस में रखेंगे, कैरोसिन में। कैल्शियम रिएक्ट्स less violently with water to form calcium hydroxide, ये बना था ना पिछले CaOH कोल्ड टॉइस टाइप का कंपाउंड बना था, ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विद हॉट वाटर, और मैग्नीशियम क्या है, सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान रखना। तो हॉट वाटर के साथ बार बताया है आपको, जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो MgOH होल ट्वाइस और H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। मेटल लाइक जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ नहीं। स्टीम मतलब वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, और केवल मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। ठीक है, अब मेटल जो है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो पानी के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करते, ध्यान रखना, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स, अब इनकी एसिड्स के साथ रिएक्शन देख लो। देखो हमने मेटल की रिएक्शन किसके साथ देख ली, O2 के साथ देख ली, याद हो गया आपको, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, MO टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। मेटल की रिएक्शन हमने पानी के साथ देख ली, जब पानी के साथ हमने देखी थी तो कैसा बेस बना रहा था, NaOH या MOH टाइप कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब मेटल की रिएक्शन हम क्या किससे कराएंगे, एसिड्स के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे MCl बना, MCl प्लस H2 गैस रिलीज होगी, यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो हम क्या करें, मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स, हम डाइल्यूट एसिड्स ले रहे हैं टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। MgKCl के साथ रिएक्शन किया, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराएगी, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, HCl के साथ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्शन करेगा AlCl3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक, फिर सिमिलरली देख लो, सारे कवर कर लो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ऐसा ना हो बाद में रह जाए, ये वाला मेटल इसके साथ रिएक्ट करके तो क्या बनेगा, कैसा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब ये देखो जिंक आ गया, जिंक की रिएक्शन HCl के साथ कराया, ZnCl2 और H2 गैस निकलती है। कंपाउंड का जो टाइप है ना वैसा ही बनेगा। ठीक है, Fe की रिएक्शन HCl के साथ कराया तो FeCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई।
अब देखो द रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब जरूरी नहीं है कि जो एसिड है आपका HCl वो सारे मेटल्स के साथ, जो HCl है सारे मेटल्स के साथ उतनी ही तेजी से रिएक्ट करेगा, नहीं, रिएक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। मान लो HCl Fe के साथ जल्दी रिएक्ट करता है और Mg के साथ देर में करता है, ठीक है। मान लो आपका जो HCl है Mg के साथ बहुत तेज रिएक्शन करता है और Al के साथ कम देर में करता है, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे। द रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब फ्रॉम द अबव मेटल्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज Mg के साथ बहुत तेज, फिर Al के साथ, फिर Zn के साथ, Fe के साथ सबसे कम, ठीक है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। आपको ये ध्यान रखना, जो गोल्ड होता है, सिल्वर होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, कॉपर में। तो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो ये डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता ना तो रिएक्शन हो सकती थी, लेकिन डाइल्यूट के साथ नहीं होगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बता दिया है आपको, मैंने आपको पहले भी ये एक्वा रेजिया वाले चैप्टर में कराया था, उस वाली स्लाइड में जाके देखना कि मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स की रिएक्शन अकेले आप कराओगे HCl या HNO3 के साथ तो जरूरी नहीं है आपको प्रोडक्ट मिले, लेकिन जब इनका मिक्सचर लेते हैं तो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो कॉन्सेप्ट भी काम आया, जब अकेले हम कॉपर की रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 के साथ तो CuNO3 होल ट्वाइस और 4H2 और NO2 बना, लेकिन सारे रिएक्ट नहीं करते। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, NO2 गैस मिल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है, ठीक है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidizes H2 produced to water and itself produced to oxide of nitrogen। जो कॉपर है वो ये वाला कंपाउंड बना रहा है और HNO3 से H2 गैस जो निकल रही है ना वो H2 नहीं बन रही है, उसकी जगह पानी बना ले रहा है और यहाँ पे NO2 बन जा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि कॉपर की रिएक्शन अगर हम HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, पानी और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, H2 गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। एसिड्स के साथ रिएक्शन करा रहे हो, पानी के साथ नहीं करा रहे हो। अगर हम मेटल की पानी के साथ कराते हैं ना, बताया है ना, मेटल की जब हम पानी के साथ करा रहे हैं तो हमारी H2 गैस निकल रही थी, वैसे ही हम मेटल की HCl के साथ करा रहे थे तो H2 गैस निकल रही थी, लेकिन सारे एसिड्स के साथ नहीं निकलेगी, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। मेटल की जब HNO3 के साथ करा रहे हैं तो NO2 गैस मिल रही है। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस। अब मेटल सॉल्ट के साथ भी देख लेते हैं। मेटल की हमने देख ली, O2 के साथ देख ली, पानी के साथ देख ली, एसिड के साथ देख ली, अब क्या है उसके सॉल्ट्स के साथ भी देख लेते हैं। तो अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, मान लो मेटल 1 है और मेटल 2 है, अगर मेटल 1 ज्यादा रिएक्टिव है, मेटल 1 मोर रिएक्टिव है, अगर मेटल 1 मोर रिएक्टिव है तो मेटल 1 आपका मेटल 2 को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा और वहां पे मेटल 1 बैठ जाएगा, ठीक है। तो अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। 4 तरीके की वो होती है रिएक्शंस, एक आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो यही पढ़ लिया। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैग्नीशियम क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसी को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, हमने क्या किया, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, टेढ़ा बनाया तो हमने बीकर ले लिया, उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और हमने उसमें Mg डाल दिया, बाहर से Mg डाल दिया, इसका सॉल्यूशन ये राज कर रहा था, Mg डाल दिया, लेकिन कॉपर क्या ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो बताया था ना आपका कौन कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, Ag ज्यादा रिएक्टिव नहीं है एंड Au ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्टिविटी नहीं शो कर रहे थे, देखा था ना आपने। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो ज्यादा रिएक्टिव है नहीं, तो यहाँ पे क्या MgSO4 बन जाएगा। देखो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहाँ से इसने क्या कर दिया, हटा दिया, MgSO4 बन गया। जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, Cu को हटा देगा, ZnSO4 बन जाएगा। Fe क्या है, कॉपर को हटा देगा, FeSO4 बन जाएगा, ध्यान रखना। और साथ में जिसको हटा दिया वो यहाँ पे लिखा रहेगा, कॉपर को हटा दिया, अकेले बैठा है ये, ठीक है। देखो अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट।
तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों देखनी है हमें, नोबल गैसेस की, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, क्योंकि इसके बाद हम रिएक्टिविटी सीरीज देखने जा रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा पिछली वाली स्लाइड में, रिएक्टिविटी सीरीज ही देखी। Mg क्या था, Mg हमारा ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, Zn क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो हमें ये पता चल गया, यहाँ पे एक ऑर्डर दिख रहा है, एक ऑर्डर दिख रहा है कि Mg, Zn और Fe से तो कॉपर तो नीचे आएगा, कॉपर तो इनसे नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो अब रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। ठीक, यहाँ देखते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम का क्या होता है 2 एटॉमिक नंबर, तो के शेल में 2 ही आएगा। नियॉन का क्या है 10 है, तो 2 8 आ गया। आर्गन का क्या है 18 है, तो 2 8 8 आ गया। वैसे ही सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, ये याद रखना एटॉमिक नंबर करके याद रखना। सोडियम का 11 है, तो 2 8 1 आ गया। इसका 12 है मैग्नीशियम का, तो 2 8 2 आ गया। 13 है एल्यूमिनियम का, तो 2 8 3 आ गया। पोटेशियम का 19 है, पोटेशियम का 19 है, तो 2 8 8 1 आ गया। कैल्शियम का 20 है, तो 2 8 8 2 आ गया। सिमिलरली नॉन मेटल्स का देख लो, नॉन मेटल्स का एक दो ही बताऊंगी, सारे देख लो। नाइट्रोजन का क्या है 7 है, तो 2 5। ऑक्सीजन का 8 है, तो 2 6। पहले वाले में 2 भरते हैं। पता है ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाती है, 4 शेल होती है आपकी, एक के होती है, एल होती है, एम होती है और एन होती है। पहले वाली में 2 आता है, फिर 8 आता है, फिर क्या आता है, फिर 8 भरते हैं, 2 8 8 फिर 18, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ जितने बचेंगे उतने नेक्स्ट शेल में भर देंगे। यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 2 भर दिया, कितने बचे 5 बचे, तो 5 नेक्स्ट में आ जाएंगे। 8 है, 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 9 है, 2 यहाँ पे 7 यहाँ पे 15 है, 2 8 5 आ गए। मैक्सिमम देखो सेकंड शेल में 8 ही आ सकते हैं, यहाँ पे बताया ना सेकंड में 8 ही आ सकते हैं, तो 9 नहीं लिखेंगे 8 ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शेल एम है उसमें भर देंगे। ठीक है, 5 भर दिया। अब देखो सल्फर का 16 है, 2 8 यहाँ पे 6 आ गया। क्लोरीन का क्या 17, 2 8 7 आ गया। तो यहाँ पे हमने 1 से 17 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, इसके बाद क्या देखना है हमें, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना बहुत जरूरी था। उसके बाद अब देखना है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हमें क्या पढ़ना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। आपको पता ही है जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कमजोर को तो दबाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही, केमिस्ट्री में भी यही चीज काम करती है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब देखो इसको लर्न करने का क्या ट्रिक होगा, इसको लर्न करने की ट्रिक बताऊंगी आपको। पहले देखो कि रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की है क्या, इसमें मेटल्स ही है, सारे के सारे इसमें मेटल्स हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, द अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मतलब हम मेटल्स को ऐसे अरेंज कर रहे हैं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके, उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सीरीज में, तो उसे हम बोल देते हैं कि वो हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। और हमने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है, मतलब सबसे ऊपर क्या है मोस्ट रिएक्टिव है, डिक्रीजिंग मतलब रिएक्टिविटी नीचे आते आते घट जाएगी, लीस्ट रिएक्टिव वाले नीचे होंगे। ठीक है, अब देखो इसको लर्न करने की क्या टेक्निक है, पहले मेटल्स देख लो क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। अब देखो ऊपर क्या है मोस्ट रिएक्टिव लिखा है। आपको पता है कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी यहाँ पे आते आते घट गई है, और यहाँ पे तो एकदम गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड क्या है, सबसे कम रिएक्ट करता है। अब इसको लर्न करने का टेक्निक है, ये याद रखना। अब देखो काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है। अब ये आपको खुद से याद करना है, आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि तक Hg, Ag, Au ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद करना है इसको, मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ।
नाथ का मामा आलू जरा पी के पकाता है, आलू जरा पी के पकाता है क्योंकि, बस यहाँ तक याद रखना है। ये सीरीज इतना तो आपको याद करा दिया मैंने। काशीनाथ का मामा आलू जरा पी के पकाता है क्योंकि, बाकी सारे जो ये है लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, आपको ऐसे ही पता है। मरकरी सिल्वर गोल्ड एकदम लीस्ट रिएक्टिव है, ये याद रखना। काशी मतलब के, नाथ मतलब Na, कैल्शियम मतलब कैल्शियम के को Ca से भी लिख सकते हो, ठीक है, के को Ca, मामा Mg, आलू Zn, जरा आपका Zn हो गया, ठीक है, पीके आपका क्या हो गया, Fe हो गया। पीके ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मल स्पेलिंग से याद रखना। और पकाता पता है आपको पीवी, और है को H हो गया, और क्यूपी को Cu हो गया। तो काशीनाथ का मामा आलू जरा पी के पकाता है, ये टेक्निक का याद रखना, याद है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी यहीं पे याद हो गई होगी, अलग से लर्न करने की कोई नीड नहीं है। अब रिएक्टिविटी सीरीज के बाद देखो, ये क्वेश्चन है जो आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करा चुकी हूँ। अब इसका आंसर आप दे दो। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, आंसर को छुपाओ। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आंसर को छुपाओ। क्वेश्चन क्या है? वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। हम सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखते हैं? हम सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं सोडियम को केरोसिन के तेल में? क्यों? क्योंकि सोडियम को अगर पानी में डालते हैं तो रिएक्ट करने लगता है, तुरंत जल जाता है। इसलिए हम सोडियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे लिख दो, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। इट लाइज नियर द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो यहाँ पे बताया था ना कि सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल आपका सोडियम है। सॉरी, सेकंड है, सेकंड ये तो पोटेशियम है। सेकेंड रिएक्टिव जो आपका हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है वो आपका सोडियम है, ठीक है। तो एंड हेंस इट रिएक्ट्स विगरसली। ये यहाँ पे स्पेस फालतू छोड़ दिया। ये रिएक्ट्स विगरसली, बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगता है एयर के साथ, अगर खुले में रख दो, और पानी के साथ भी। इट कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन ओपन। चाहे खुले में रख दो चाहे पानी में रख दो, तुरंत रिएक्शन कर देता है। इसीलिए हम मेटल को, सोडियम मेटल को क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं ताकि वो जले नहीं, ठीक है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। इट लाइज नियर द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, hence it reacts vigorously with air. It keeps in open, it catches fire, if it keeps in open, दो बार कर दिया है, यहाँ पे इतना हटा दो। hence to protect the metal and to prevent accidental fire they are stored in kerosene oil। इसलिए केरोसिन के तेल में रखते हैं, ठीक है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से, अब यहाँ से केमिस्ट्री की बात होने लगी, डीप में बात होने लगी, डीप। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का रोल आ गया, इलेक्ट्रॉन्स का रोल आ गया, कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो मेटल का एक और कैरेक्टर है जो वहां पे नहीं बताया गया, ये जो क्या, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। मेटल कैसे होते हैं, मेटल को आप ये भी ऐसे, अगर आपको कोई डेफिनेशन बोलता है कि मेटल क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सोडियम जो मेटल है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो यहाँ पे ये देखो Na पॉजिटिव बन गया, मेटल Na पॉजिटिव बन गया, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। टोटल इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11 है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, अब आप दे दोगे तो आप तो पॉजिटिव हो, आपका उधार थोड़े है, सॉरी आपके ऊपर कोई उधार थोड़े है, आपके ऊपर उधार होगा तो नेगेटिव होता है, और आपने किसी को दे दिया तो आप तो चिंता मुक्त हो ना, तो आपके ऊपर पॉजिटिव आएगा। आप सुकून, आप किसी को देते हो आप सुकून में ही रहते हो, लेकिन आप किसी से लेते हो तो टेंशन होती है, ठीक है। Mg का क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल, ठीक। और यहाँ पे देखो Mg का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो गई, 282 हो गई, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, और यहाँ पे 28 लिख दिया।
अब ये क्या करेगा, इसने इसके पास क्या है, अगर हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, कोई भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, कोई भी चाहता है कि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। स्टेबिलिटी कब होगा, जब वो एकदम अपने इनर्ट स्टेट में होगा। तो इनर्ट कैसे होता है, सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 है। अब इनर्ट कब होगा, जब 2 जो होती है के शेल में 2 मैक्सिमम होनी चाहिए, फिर 8 मैक्सिमम होनी चाहिए, और यहाँ पे 8 होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, अगर एक दे देगा तो एकदम चिंता मुक्त बैठ जाएगा, वरना तो इसे 7 चाहिए होंगे, तो 7 कहाँ से लाएगा। तो इसलिए ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और स्टेबल बैठ जाएगा एक देकर। वैसे ही क्या है, मैग्नीशियम अपना ये 2 दे देगा, तो यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे बैठ जाएगा। वैसे ही हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल का तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखो नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, सॉरी नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल का देखते हैं। ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव आयन, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर आपको नॉन मेटल की कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप बोल सकते हो नॉन मेटल्स नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल को अगर मेटल को हम नॉन मेटल को M से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl नेगेटिव बना दिया। ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, O2 नेगेटिव बना देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको मैंने बता ही दी थी कैसे निकालनी है। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो 2 8 7 कर दोगे, 8 है तो 2 6 कर दोगे। ठीक, ये देख लिया। अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देखो सॉल्ट कैसे बनता है, NaCl कैसे बना आपका, सोडियम था, सोडियम आपका एलिमेंट है, उसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na पॉजिटिव बन गया। ठीक है, सोडियम कैटायन बनेगा, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, तो पहले Na पॉजिटिव बनेगा ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तभी तो Na पॉजिटिव बनेगा। वैसे ही Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन, Cl इसी का 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो Cl नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे देखो Na से इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ऐसे बनता है कैटायन, NaCl बन गया। ठीक है, यहाँ पे NaCl बन गया। ठीक, समझ आया आपको, समझ आया क्या, आपको समझ आ गया। देखो जो एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है, 11 है ना, ये आपको बता चुकी हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी, 281 है। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, मतलब अपना जो ये Na पॉजिटिव का आयन बना लेता है, आयन बोल दो या कैटायन बोल दो। क्लोरीन के पास क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन है, या 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली शेल में कितने हैं, 7 है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का कितना है, 1 है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम इसको क्या है, कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो क्या करता है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, क्या करता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो सोडियम का जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा। सोडियम भी खुश, सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश, 1 इलेक्ट्रॉन लेके, तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बन जाता है। और ये दोनों क्या कंबाइन, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो NaCl आपका सॉल्ट बन जाता है। ऐसे बनता है NaCl। ठीक है, अब ऐसे MgCl2 देखो, ऐसे सिमिलरली यही प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस है। हमें क्या करना है, MgCl2 का फॉर्मेशन पढ़ना है। Mg है, Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी, 2 8 2 आया। अब देखो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, बाहर 8 होने चाहिए, तो यार 8 में 8 होने चाहिए, 2 है, इसको पास 6 लाना तो मुश्किल है ना, 6 लाना मुश्किल है, 2 देना आसान है, 6 कहाँ से लाएगा, 2 आसानी से दे सकता है, तो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। Mg क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, Mg आयन बन जाएगा, ये कैटायन बोल दो। वैसे ही Cl है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसका, तो हम यहाँ Cl तो एक ही है, तो इसका मतलब क्या, 2 Cl ले लेंगे, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा Mg का, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा Mg का। ठीक है, Mg के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक Cl को दे देगा, एक Cl को दे देगा, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा सॉल्ट। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो,
Atomic number of Mg is 12. Electronic configuration 282. It has 2 valence electrons. It loses 2 electrons to form Mg2 positive ion. इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्लोरीन का 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा एक Cl आयन, ठीक है। देन द अट्रैक्शन बिटवीन Mg2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव, देखो 2 Cl नेगेटिव है, 2 Cl है, 2 Cl नेगेटिव आयन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 कंपाउंड। क्या बन जाएगा, MgCl2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक, पढ़ लिया ना। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ना है आपका ये, पहले इसको देख लो, ये सॉरी ये यही है, इसके बाद आयनिक का पढ़ना है, ये आयनिक कंपाउंड्स लास्ट टॉपिक है, ठीक है, खत्म हो जाएगी ये वीडियो आपकी। देखो ये आपको पूरा एकदम इलेक्ट्रॉन बना के दिखाए हैं कि Mg क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है, तो Mg कैटायन बन जाएगा। Cl क्या करेगा, इसी Mg के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, Cl नेगेटिव बन गया। देखो Mg के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसने क्या कर दिया, Cl को दे दिया, एक Cl को दे दिया। Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 7 तो ऑलरेडी है, एक ही चाहिए था उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ले लिया, तो MgCl2 कंपाउंड बन गया, ठीक है। MgCl2 क्या है, सॉल्ट है, MgCl2 क्या है, सॉल्ट बना है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये ना डू यू नो है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये एनसीईआरटी में मेंशन होता है, इसको ध्यान रखना, डू यू नो। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ये आपको पहले ही पढ़ाया है कि जो क्या होते हैं, कुछ जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की, जिसकी वजह से वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से इसी प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं और ऑक्साइड बना लेते हैं। इस ऑक्साइड को बनने की वजह से मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड बन जाती है, मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, उसे हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, फर्दर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जब ऑलरेडी O2 की लेयर बनी है, बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट है, तो सेम चीज से रिएक्ट थोड़ी करेगा, अपने से रिएक्ट कर लेगा क्या, बिना अपने से झगड़ा कर लोगे क्या आप अपने से झगड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, अपने आप से झगड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, सामने वाला कोई आदमी तो चाहिए झगड़ा करने के लिए, तो कोई है ही नहीं उसके पास, तो इसी तरह ऑक्सीडाइज कर लेता है अपने आप को, जिसकी वजह से फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसे ही एनोडाइजिंग बोलते हैं। पढ़ो, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर बना लेता है। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब एल्यूमिनियम को हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो एल्यूमिनियम एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। इसकी वजह से फर्दर उसके ऊपर कोई कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अगर हम फिर से इसका कोरोजन नहीं कराना चाहते हैं, कोरोजन होने से चीज खराब हो जाती है, ठीक है। अगर हम उसको फिर से कोरोजन नहीं कराना चाहते हैं तो फिर से ऑक्सीडाइज करा देंगे उसको, ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा कोरोजन से। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड, द एनोड and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolves at the anode. देखो ऐसे कुछ बीकर ले लेते हैं, ठीक है, तो दो वो होते हैं, अब 2 टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड का टर्मिनल होगा और एक एनोड का टर्मिनल होता है, ठीक है। चाहे एनोड इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एनोड में क्या, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड, एनोड में O2 गैस निकलती है, ठीक है। रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। और ये जो ऑक्सीजन निकलती है एनोड से, ये एल्यूमिनियम से रिएक्ट करती है, Al2O3 टाइप का कंपाउंड बना लेती है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। किसी भी एल्यूमिनियम आर्टिकल को अच्छी फिनिश देने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक। तो इसको याद रखना, क्या है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से हम रिएक्ट करा देते हैं, और ये याद रखना कि ये जो हो रहा है ये जो प्रोसेस है ये एक बीकर में हो रहा होगा जहाँ पे एनोड कैथोड ट्यूब होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एक
डू यू नो टाइप का कॉन्सेप्ट है कि एनोडाइजिंग क्या है। एनोडाइजिंग याद रखना कि एल्यूमिनियम की क्या बन जाती है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर बन जाती है, उसे हम एनोडाइजिंग बोल देते हैं। पहले ही प्रोसेस में लिखा है, पहली लाइन में लिखा है, सॉरी क्या लिखा है, तो इसको ना बॉक्स में कर देती हूँ। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड, अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम के ऊपर थिक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, उसे ही हम बोल देते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, अब देखो आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या है, दूसरा ले लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक है ना। देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या है, देखो सिंपल, आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जो नोबल गैसेस होती है ना वो रिएक्ट नहीं करती है। एक बात ध्यान रखना, जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब ही होता है कि नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब ही होता है कि वो रिएक्टिव नहीं होंगे, नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल। एक मेटल से नॉन मेटल में, ठीक है, मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक, यहाँ नॉन मेटल एनएम से कर देती हूँ। अब प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक कंपाउंड की, दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, आयन से बने होते हैं। मतलब सिंपल मान लो क्या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसे, आयनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे, जैसे Na है और Cl है, तो एक आपका क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, इसी में ही क्या इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, जिसके पास कमी होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और जिसके पास ज्यादा होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो वो अपना क्या करता है, Na अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है Cl को, जिसके पास तो कमी थी तो एक्सेप्ट कर लेगा। ये क्या था, मेटल था, ये क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेन देन होना है, शेयरिंग नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, लेन देन होगा। ठीक, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। NaCl क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आयनिक सॉलिड्स का। आयनिक सॉलिड्स का बेस्ट एग्जांपल है NaCl, क्रिस्टलाइन होते हैं। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, केरोसिन। NaCl को आप केरोसिन में डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, NaCl को केरोसिन में डिसॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है, या पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, पानी में आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। अगर पानी में डाल दोगे, देखो पानी तो आपकी ऑलरेडी ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, लेकिन मान लो पानी में आपने NaCl भी डाल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के पास तो भाई इलेक्ट्रॉन है, खुद आयनिक फॉर्म में है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है इनके पास, आयनिक फॉर्म में है। आयंस क्या है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, समझ लो, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन का, जिसके पास कमी होती है वो अपना दे देता है, जिसके पास नहीं होता वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, वो इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, यहीं पे पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया। आपको करना क्या है, पूरे चैप्टर को पहले बार आप इस वीडियो को पहले अच्छे से देखो, समझो। ठीक, साथ साथ आप क्या करना, एनसीईआरटी की बुक खोलो, उसको देखते जाओ। पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ नहीं पढ़ना एनसीईआरटी की बुक में, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, हुआ जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपको ऑल्टरनेट में क्लासेस दूंगी, आपकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक, वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक कर दो, कुछ भी नहीं समझ में आया डिसलाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो और या तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।